हेलो एवरीवन, सफलता जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जनरल स्टडीज की, यानी एनटीपीसी। आने वाला जो एनटीपीसी एग्जाम है उसमें जो जीके आएगा, वैसे तो हम लोग सारा सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे, लेकिन स्पेशली मेरे पास जो टूल्स है उससे हम लोग जीके का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेली एक सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन यानी 400 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें जीके आता है, उसके लिए ये आपका जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? बादशाह नामा। ठीक है, बादशाह नामा की रचना किसने की थी? बादशाह नामा जब भी नाम हम लोग सुनते हैं तो एक चीज दिमाग में आता है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा के बारे में आप लोग काफी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बादशाह नामा ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और एनटीपीसी जैसा एग्जाम में नया क्वेश्चन ही देता है। ठीक है, तो बादशाह नामा किसने लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, बहुत सारे लोग तो इसी को मारेंगे। ठीक है, अबुल अहमद लाहौरी, बाबर और इनायत खान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम लाहौरी। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे अबुल फजल से क्वेश्चन बहुत आता है। अबुल फजल ने कुछ किताब लिखा था, जैसे अकबरनामा, आईने अकबरी। ठीक है, ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा, बाबर का आत्मकथा था तो बाबर ही लिखेगा, लेकिन उसको फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी बादशाह नामा लिखा था। लेकिन अगर पूछा जाए अबुल फजल ने क्या लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, उसी तरीका से बाबर ने लिखा था अपना आत्मकथा बाबरनामा। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये अब्दुल अहमद लाहौरी के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल अहमद लाहौरी 17वीं सदी का एक यात्री और इतिहासकार था, जो बाद में शाहजहां का दरबारी इतिहासकार बना था। उन्होंने बादशाहनामा लिखा था, जो शाहजहां के शासनकाल के बारे में बतलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोग को समझाते समझाते ही आप लोग का दिमाग में घुस जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक और चीज, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देते हैं उसके लिए आप कॉपी लेके बैठिए, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहता है, इसीलिए याद भी रहता है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी समीकरण के दोनों जब किसी समीकरण के दोनों क्या हो गया, लिखा का है, जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, जब दोनों ओर समान होगा तो क्या कहलाएगा? सोच के देखिए क्या कहलाएगा। तो संतुलित कहलाएगा। ये क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ नहीं पढ़ा है वो तो गलत करेगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आपको, बीसी रॉय पुरस्कार। तो सबसे पहले तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। तो बीसी रॉय पुरस्कार एक्चुअली में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय एक्चुअली में चिकित्सक ही थे, है ना। और इन्होंने बीसी रॉय पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1976 सही तो बोला, 1976, मेरा मोबाइल हिल जा रहा, 1976 में किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है ना, और प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग के क्षेत्र से अगला क्वेश्चन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला निगम होगा, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर
दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, नहीं ये गलत है, ये लास्ट में दे दिया ना, है ना, इसीलिए ज्यादा स्पीड में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये एक संवैधानिक निकाय है ना, हम लोग के क्षेत्र से रिलेटेड है, और इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इसको हम लोग शॉर्ट में डीवीसी बोलते हैं, है ना, हम लोग का एक क्षेत्र है डीवीसी, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पर आते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही नॉर्मल सवाल है ना, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होता है। ठीक है, तो ये है परमवीर चक्र, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। नागरिक सम्मान बोलेगा तो सब लोग जानता है भारत रत्न। ठीक है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह पुरस्कार जल, थल या वायु में शत्रु के सम्मुख सुस्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म बलिदान के मतलब साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर घुमाने का इच्छा होगा एग्जामिनर का तो यही घुमा कर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सवाल है ना, पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो 1 नंबर फ्री में मिला। ठीक है, लेकिन अगर इसको घुमाने का कोशिश करेगा तो यही पूछेगा कि ठीक है कब स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, 6ठा नंबर, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार काफी फेमस क्वेश्चन है ना, जो सेट लगाते होंगे उनको तो पता होगा, बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है ना, आप लोग क्या कीजिएगा ना, वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश खुद से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, अगर आपको हम 20 सेकंड या 30 सेकंड भी समय देते हैं तो काफी समय बीत जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम तो आंसर दे ही रहे हैं। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। इसकी स्थापना 1917 में किया गया था, इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं रखना। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रदूषक क्यों है, इसके बारे में पूछा है। हम लोग सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या करता है ना, कि बहुत खराब होता है ना, सांस, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो। ठीक है, और घुटन होने लगता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रूम में छोड़ दिया जाए तो आपको घुटन होने लगेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्या ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, या ग्लाइकोसिस को रोकता है? तो बताइए इसका आंसर ये क्या है? ये जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसके साथ ये अभिक्रिया करता है, घुटन महसूस करवाने लगता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? जो भारत में जो कच्छ का रण है ना, गुजरात में है कच्छ का रण, तो वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है। ज्वारीय मिट्टी के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, या सभी सही है? तो इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ज्वारीय मिट्टी के लिए ये प्रसिद्ध है। भारत में कच्छ का रण जो है वो ज्वारीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट, 9वां नंबर क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं, वो किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? ठीक है, तो किसको ऋण देते हैं? क्या भारी उद्योग को ऋण देंगे? देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का बात कर रहा है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, ये सब देखना ही नहीं है,
ये सब, ये कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो मतलब अगर आपके पास सेंस रहेगा तो उससे भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, 10वां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, है ना, भारतीय कैलेंडर भी वैसा ही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ठीक है, तो जुलाई से जून है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में खत्म होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को इसे अपनाया, है ना। इससे पहले जनवरी से दिसंबर होता था, लेकिन बाद में इसे जुलाई से जून कर दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको एक्चुअली में जब पढ़ाए थे ज्योग्राफी आप लोगों को, तो हम इसको हिंदी में याद करवाए थे बाकी लोग को, है ना, और इंग्लिश लिखवा दिए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा, यहाँ हिंदी में दिया ही नहीं, इंग्लिश में है। ठीक है, एक पेरिहेलियन था और एक एफेलियन था, तो बताइए क्या है? ठीक है, तो ये जब पृथ्वी जो होता है, सूर्य जब सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, उसको एपेहेलियन बोला जाता है। ठीक है, एपेहेलियन, एफेलियन भी कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग का किताब में है लुसेंट का, एपेहेलियन है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? एपेहेलियन कहा जाता है। और जब सबसे सामने होता है उसको पेरीहेलियन कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा, है ना। इसके लिए आप कुछ ट्रिक अपने से बना सकते हैं। क्या? जब दूर होता है तो क्या? एपेहेलियन, और जब सामने होता है तो क्या? पेरीहेलियन। ठीक है, जब सामने होगा तो उस पर रहेगा पेरीहेलियन। ठीक है, जब सामने होगा तो पेरीहेलियन, और जब दूर होगा तो एपेहेलियन, है ना। यहाँ पर देखिए इसको एपेलियन भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, किताब में एपेहेलियन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर, हाँ, ये मेरा चेहरा दिखना जरूरी नहीं, इसको हटा देते हैं। 12 नंबर, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण, बायोगैस किसका मिश्रण है? जो हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, यानी एलपीजी का बात हो रहा है। एलपीजी में क्या क्या मिला हुआ रहता है? ठीक है, तो एलपीजी में क्या रहता है? एलपीजी में रहता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गलत बता रहा है क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो हमको पता है। खाना बनाने वाले प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये बायोगैस का बात कर रहा है। ठीक है, तो बायोगैस में क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, लेकिन जो एलपीजी होता है नॉर्मली उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और जो एलपीजी होता है, देखते होंगे जब वो खुला रह जाता है तो उससे अजीब तरह का सेंट निकलता है, गंध। ठीक है, तो वो मिथाइल मरकैप्टन के वजह से होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया, और इसी के वजह से कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, डी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये है मीरा कुमार, है ना। ये है मीरा कुमार, ये 13वें नंबर की थी, 2004 से 2009 तक, है ना, 2009 से 2014 तक थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम यानी गुजरात वाला क्षेत्र, है ना, राजस्थान वाला क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? ठीक है, तो कौन सी चलती है बताइए? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत से, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं।
पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आरंभ होने वाला एक असाधारण उष्णकटिबंधीय तूफान है जो शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में आकस्मिक वर्षा कराता है, जिसे जेट धाराएं भी जेट धारा जो होता है उसको लाने का काम यही करता है। ये सामान्यतः दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ठीक है, तो किसके बारे में उपबंध नहीं है? हम लोग जानते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। ठीक है, तो इसके बारे में तो है। वित्त आयोग आर्टिकल 117 में भी है, वित्त आयोग से रिलेटेड है ना। 110 में भी है, धन विधेयक, तो ये तो नहीं होगा। लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में भी है। योजना आयोग का आर्टिकल में कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है, योजना आयोग का आर्टिकल में कहीं वर्णन नहीं है। वर्तमान में जिसे नीति आयोग कहा जाता है, 2014 से नीति आयोग का स्टार्टिंग होता है, लेकिन योजना आयोग 1950 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1951 मान के चलिए ना, 50 में इसको प्रस्तावित किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है ना। तो योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? नीति आयोग है। चलिए नेक्स्ट, है ना। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 117, है ना। लोक सेवा आयोग लगभग 300 कुछ था, ये भी ध्यान नहीं है, देखना होगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट, 16 नंबर का क्वेश्चन। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है एकाश्मीय शैल, मतलब एकाश्मीय शैल से बना हुआ है। इसका नाम क्या है? नाम पूछा। ठीक है, मंदिर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। मंदिर से रिलेटेड आप लोग चैप्टर है जिसको ट्रिक से नहीं याद करना होता है, वो आपको खुद से याद करना होगा रट्टा मार के, है ना। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है रथ, इसका नाम है प्रसिद्ध रथ है। ठीक है, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है ये। और महाबलीपुरम में एकाश्म चट्टान पर विद्यमान मंदिरों को रथ के रूप में भी जाना जाता है। समूह में विद्यमान 5 स्मारक में से प्रत्येक स्मारक एक रथ के समान प्रतीत होता है और प्रत्येक स्मारक को ग्रेनाइट के एकाश्म या एकल लंबे पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, इसे 7वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था और इसका जो श्रेय है वो पल्लव वंश को जाता है। ठीक है, पल्लव वंश को जाता है। पल्लव वंश में भी किसको अगर पूछा जाए स्पेशली, तो महेंद्र वर्मन प्रथम और उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है ना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हम एक्स्ट्रा लाइन बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आज तक आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो ये सब छोटा छोटा बात नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि लिखेंगे तो दिन बीत जाएगा, है ना। अभी 15 क्वेश्चन किए होंगे, 18 मिनट चला गया है। 40 क्वेश्चन में सोच लीजिए कितना चला जाएगा। ठीक है, लेकिन समय का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये सब जो पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोग दे रहे हैं, उसमें जो डाटा है उसको कम से कम लिख लिया कीजिए, है ना, आपका फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट, एसी करंट के बारे में पूछा है, एसी से डीसी में बदलने वाली। ठीक है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट में अगर आप हाथ घुसाते हैं तो आपको झटका देके फेंक देगा, लेकिन डीसी में अगर हाथ डालते हैं, करंट का बात कर रहे हैं, है ना, तो आपको सटैले रखेगा। ठीक है, ऐसे तो एसी करंट का पावर ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आप बच सकते हैं, लेकिन डीसी में मतलब बहुत जोरदार झटका मारेगा। हम लोग के घर में जो इन्वर्टर लगा होता है ना, वो एसी से डीसी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कहा प्रत्यावर्ती धारा, एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ठीक है, तो रेक्टिफायर कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर, है ना। एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति यानी मशीन को रेक्टिफायर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, चेक करते रहना पड़ता है बीच बीच में। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? ठीक है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? क्यों नहीं पिघलेगी? नॉर्मल सा बात है, क्या होगा, है ना।
क्या होगा, जो बुरादा होता है वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसीलिए वो जल्दी नहीं पिघलती। ठीक है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती, वो उष्मा की कुचालक होती है। नॉर्मल सा बात है, गलनांक को कम कर देता है ना। तो इसके बारे में, बर्फ को पिघलने और जल बनने के लिए उष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बुरादा उष्मा का एक दुर्बल चालक है, अतः बर्फ के लिए आवश्यक उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने में अधिक समय लेता है। बुरादे के डिब्बे में पैक होने पर यह बर्फ को अधिक समय तक ठोस अवस्था में बने रहने में सहायता देता है। कभी आप लोग ऑनलाइन ये आइसक्रीम मंगाइएगा तो वही उसी में पैक करके देता है। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन कभी चॉकलेट मंगाइएगा फ्लिपकार्ट इसम से ना, तो उसी में पैक करके देगा, मतलब उसको जमा देता है, कुछ जेल जेल टाइप का आता है। ठीक है, जेल फॉर्म में लाके उसको ये सब करता है। ठीक है, क्यों करता है, जल्दी पिघले ना। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत होती है ना, 1000 बार बता चुके हैं। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। सबसे निचला जो मंडल होता है उसको क्या कहते हैं, सबसे निचला जो मंडल होता है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, और उसके बाद होता है समताप मंडल, इसी में होता है ओजोन परत, और इसी में उड़ता है हवाई जहाज। दिमाग में आएगा ओजोन परत में हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, तो ओजोन परत के थोड़ा सा नीचे उड़ता है हवाई जहाज। ठीक है, क्यों हवाई जहाज उड़ता है, क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय परिवर्तन घटना, जैसे बादल गिरना, बारिश होना, है ना, बिजली चमकना, ये सब चीज होता है। इसीलिए जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो क्षोभ मंडल से ऊपर चला जाता है ना, समताप मंडल में, लेकिन ओजोन के नीचे रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत होती है, तो समताप मंडल में होती है। बहुत बार पूछेगा वायुयान कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल ही मारिएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होता है, यहीं पर बरसात होता है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, है ना, यहीं पर पक्षी उड़ता है, यहीं पर बादल गरजता है, सब कुछ यहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। हाँ, लेकिन क्षोभ मंडल से होते हुए ही जाता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चला जाएगा, जादू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, ये आपका जो अरे ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके राइट साइड में यानी पूर्वी साइड में ये पड़ता है, तो लेकिन यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, घूम के आंसर देंगे। तो बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए किधर है, एक्चुअली में प्रशांत महासागर भी पड़ता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में है, जिसको हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। अगर कोई देश पूछता या महाद्वीप पूछता तो हम लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में यानी पूर्वी साइड में, उसमें भी कहाँ, अगर पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, लेकिन वही अगर उधर से पूछेगा तो फिर पश्चिम में हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे, और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब चीज में मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप नहीं देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, कभी याद ही नहीं होता ये सब चीज। ठीक है, तो ये सब चीज जब भी पढ़ेंगे मैप से पढ़ेंगे, है ना, इसके लिए हम अलग चैप्टर बना के आप लोग को मैप से इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का राइट साइड में, है ना। बहुत क्वेश्चन इससे आज तक आया। चलिए नेक्स्ट, 21 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, बच्चा बच्चा को पता है कौन था, राकेश शर्मा, है ना। 2 अप्रैल 1984 को रूस के सहयोग से सोयूज T11 ये हवाई यान है, इससे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था। ठीक है, पुरुष ही था ये, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए तो पहली महिला कल्पना चावला 1997 में, भारतीय महिला। ठीक है, तो पहला पुरुष, पहला पूछा जाए तो राकेश शर्मा पहला भारत का,
और भारतीय महिला पूछा जाए तो कल्पना चावला। क्लियर है? डेट भी पूछा जा सकता है, तो 2 अप्रैल 1984 को, और वो जो गई थी 1997 को गई थी। चलिए नेक्स्ट, ड्रैगन सीड्स किसे कहते हैं? मतलब ड्रैगन सीड्स एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो ड्रैगन सीड्स जो है किसने लिखी है? पर्लेस बक, शेक्सपियर, सेले, कीट्स। तो ड्रैगन सीड्स जो है वो लिखी है पर्ल एस बक। ठीक है, अब ये मेल है कि फीमेल है हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से पता चला लिखी। लिखी मतलब हो सकता है फीमेल है, लेकिन नाम से नहीं पता चल रहा है, इसका फोटो देखना होगा। ठीक है, नया क्वेश्चन है। ड्रैगन सीड पर्ल एस बक ने लिखी है। तो बक बक से याद रखिएगा, है ना, चाइना है ना, बक बक करके खाता है और उसी को ड्रैगन बोलते हैं। तो ड्रैगन सीड ने, मतलब ड्रैगन सीड जो पुस्तक है वो लिखी है पर्ल एस बक ने। ठीक है, ये 1942 में लिखा गया था और ये जापानी उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? मतलब कहाँ स्थित है? भारतीय वायु, नेक्स्ट का यही क्वेश्चन है पहले। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? मोबाइल हिल जा रहा बार बार। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका आगरा में, है ना। इसको याद रखने का ट्रिक ऐसा आप सोच सकते हैं कि भाई छतरी, छतरी यानी बारिश। ठीक है, बारिश से कौन बचाता? आग बचाता है ना। तो भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल आगरा में स्थित है। इसके बारे में जानना है तो बता देते हैं। भारतीय वायुसेना के पैरा ट्रम्प्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे स्काई हॉक्स भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1941 में नई दिल्ली में एयर लैंडिंग स्कूल के रूप में हुई थी। फिर 1942 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसे स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जब भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, तो रावलपिंडी में इसको स्थापित किया गया था। जब फिर देश का विभाजन हुआ तो फिर से इसको आगरा में लाकर स्थापित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? कैंसर का रूप नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? यह है ग्लूकोमा। ठीक है, लिम्फोमा है, कार्सिनोमा है, ग्लूकोमा जो है ना वो कैंसर का रूप नहीं है। ठीक है, ग्लूकोमा एक्चुअली में आंख का बीमारी है। ठीक है, ग्लूकोमा क्या है? आंख का बीमारी है। ग्लूकोमा आंखों की बीमारियों का एक समूह है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। यह आंख से मस्तिष्क का जो जानकारी भेजा जाता है, जैसे हम लोग कुछ देखते हैं तो क्या देखे हैं वो तो हम लोग को नहीं, मेरा आंख में थोड़ी दिमाग है, यहाँ का जो कोशिका है वो भेजता है दिमाग को। ठीक है, और वही अगर ये जिसको ग्लूकोमा हो जाता है तो फिर मतलब थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, भेज नहीं पाता जल्दी से, है ना, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो लिम्फोमा लसिका प्रणाली का कैंसर है ना। इसका जो आगे का ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। लिम्फोमा क्या है? लसिका प्रणाली का एक कैंसर है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लसिका प्रणाली में लिम्फ नोड्स, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा शामिल है। ठीक है, इतना ही जानकारी इस ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है कैंसर का सबसे आम प्रकार है ना। लगभग जो 80% मामला होता है वो कार्सिनोमा कैंसर का ही होता है। यह एक कैंसर है जो उपकला कोशिकाओं से शुरू होता है। ये वे कोशिकाएं हैं जो शरीर के अंगों और अन्य संरचनाओं की सतह का रेखाबद्ध करती है। ठीक है, इतना मानिए ना, 80% जो कैंसर होता है इसी से होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डीप में इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन है सरकोमा, ये भी एक कैंसर का ही प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आया आज तक इससे। ठीक है, प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ है? क्या गुजरात में है, क्या उड़ीसा में है, क्या महाराष्ट्र में है,
क्या तमिलनाडु में है। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है ना। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में है, मदुरै। ठीक है, रेलवे का एक डिवीजन है मदुरै, है ना। हम गए थे वहां पर। छोड़ो, क्या बीती हुई बातों को दोहराना। मेडिकल में गए थे, फंसा दिया था। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। देवी मीनाक्षी शिव की पत्नी पार्वती का एक रूप है ना। इसे मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर आते हैं, है ना। आना तो पड़ेगा। आ गया भाई, अरे 26 नहीं है। हाँ, मिल गया। बड़ा क्वेश्चन है। आप पहले देख लेते हैं ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। रुक ना भाई, थोड़ा सा छोटा हो जा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। पहला कार्बनिक अम्ल, ये बताए थे हम ट्रिक से भी एक बार, कई बार। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और इरूसिक अम्ल, है ना। किसमें क्या पाया जाता है ये मिलाना है आपको। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक अम्ल जो है वो मक्खन में पाया जाता है, यानी 1 का 2, 1 का 2, एक ही ऑप्शन में है 4, है ना। जब एग्जाम में बैठिए तो उतना मत देखिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए बैठे तो सबको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल जो होता है वो मक्खन में पाया जाता है। लॉरिक अम्ल जो होता है वो सरसों का तेल में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है वो नारियल के दूध में पाया जाता है। और इसूरिक अम्ल जो होता है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। जो नॉर्मल दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो अंगूर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक पाया जाता है। ठीक है, जो इमली होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें भी टार्टरिक पाया जाता है। ठीक है, ट्रिक से याद करवाए थे टार्टरिक। इमली देख के क्या होता है, लाल चूता है, लाल यानी टार, टार से टार्टरिक अम्ल, है ना। खट्टा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसे इसको याद करवाए थे कि जैसे अब कोई गया है फल लेने के लिए, है ना, वो उसको जो फल वाला देखा गरीब आदमी है, गरीब आदमी कैसे उसको पता चला, साइकिल से गया था। ठीक है, तो गरीब आदमी को देख के उसको खट्टा फल दे दिया, यानी खट्टा फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीका से हम याद करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर तो बता दिए, 4 होगा, है ना। 27, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होगा, सस्ता होगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला होगा, उच्च ऊष्मीय मान वाला होगा, या उपर्युक्त सभी होगा। तो एक आदर्श ईंधन, ईंधन यानी हम आप ये सोच के देखिए, आप अगर अपना गाड़ी में ईंधन डालते हैं तो कैसा आपके लिए आदर्श होगा, है ना। सोचिए अगर सस्ता भी हो, प्रदूषण भी कम फैलाए और उसका ऊष्मीय मान ज्यादा हो। जैसे एक होता है डीजल, एक होता है केरोसिन ऑयल और एक होता है पेट्रोल, है ना। तो आप अपने गाड़ी में क्या डलवाना पसंद करते हैं, पेट्रोल। क्यों, क्योंकि उसका ऊष्मीय मान अधिक होता है ना। लेकिन पेट्रोल वाला गाड़ी में एक डर है, आग बहुत जल्दी पकड़ता है ना, और आग पकड़ा तो मरा ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं ना, बड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है उसमें पेट्रोल नहीं होता है, डीजल होता है ना। आग डीजल में भी पकड़ता है लेकिन पेट्रोल में बहुत तेजी से आग पकड़ता है। ठीक है, तो एक आदर्श गैस कौन सा है जो इन सभी मानदंड को पूरा करे, सस्ता भी हो, कम प्रदूषण भी फैलाए, उच्च ऊष्मीय मान वाला भी हो, और ठीक है उच्च ऊष्मीय मान। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कर देगा। जैसे यूरेनियम है ना, बहुत ज्यादा उच्च ऊष्मीय है, अगर हम बहुत थोड़ा सा यूरेनियम से हम अपना गाड़ी बहुत दूर तक चला सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसका अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ पर है। ठीक है, वही जो यूपीएससी है ना, लबसना यूपीएससी का जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है वो कहाँ है, मसूरी में है।
मस्त यूपीएससी निकालिए, जाइए ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग में तो मजा आ जाएगा, है ना। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाले जो संस्था है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, वो है मसूरी में, ठीक है। इसकी स्थापना, और मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है, और ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये नॉर्मल सा बात है, सबको पता होता, बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, ठीक है। स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किस चीज से संबंधित है? ये एक्चुअली में व्यंग चित्र से संबंधित है ना। ये किस चीज से संबंधित है? ये व्यंग चित्र से संबंधित है। के शंकर पिल्लई, जिसे शंकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय कार्टूनिस्ट थे। उन्हें भारत में राजनैतिक कार्टूनिस्ट का जनक माना जाता है। उन्होंने 1948 में शंकर वीकली इंडिया पंच की स्थापना की। उन्होंने 1957 में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और 1965 में शंकर इंटरनेशनल डॉल्स संग्रहालय की स्थापना की। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये स्वर्गवासी है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने का संभावना है ना। तो ये क्या है? व्यंग चित्र है, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अली अकबर खान, बिरजू महाराज, शंकर मतलब रविशंकर और स्वप्न कुमार। तो बताइए कौन होंगे, है ना, प्रसिद्ध तबला वादक, है ना। देख के तो लग रहा होगा बिरजू महाराज होंगे, लेकिन नहीं, स्वप्न कुमार है ये प्रसिद्ध तबला वादक। क्लियर है? तो कौन है? ये है स्वप्न कुमार, है ना। इन्हें स्वप्न चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रसिद्ध तबला वादक का और एक आध दो नाम हम बता देते हैं, जैसे पंडित रविशंकर, है ना, उस्ताद अली अकबर खान, पंडित जसराज। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई विख्यात संगीतकारों के साथ अपनी कला को प्रस्तुत कर चुके, है ना। तो इन्हीं का नाम याद रखिएगा, वो सब संगीत वादक थे। चलिए नेक्स्ट। जब एक बस जो है अचानक चलना शुरू करता है तो क्या होता है? धक्का लगता है। हम लोग कहाँ जाते हैं? पीछे की ओर, है ना। तो जब पीछे की ओर जाते हैं तो कौन सा गति लगता है ना। तो कौन सा गति लगता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर में बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है ना। कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये तब तक कोई ये अभी मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये किस नियम के अनुसार है? ये न्यूटन का पहला नियम के अनुसार है, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होगा तीसरा नियम से बहुत लोगों को। तो तीसरा नियम में जब नीचे की ओर धक्का देता है ना, या फिर पीछे की ओर धक्का देता है ना, ठीक है, जैसे रॉकेट उड़ता है तो वो नीचे की ओर धक्का देता है तब ऊपर उड़ता है ना। तो उसमें तीसरा नियम लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला नियम लगेगा, ठीक है। या फिर जब मान लीजिए कोई गाड़ी है, ब्रेक मारेगा, आप आगे की ओर चले जाते हैं, है ना, तो इसमें भी पहला नियम ही लगेगा। इसको हम लोग आम भाषा में जड़त्व का नियम बोल सकते हैं, है ना। बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है? दो निकाय है, उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कैसा होगा? दो निकाय, ठीक है, दो निकाय, इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा? आकर्षक होगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करेगा। जैसे जो दो चुंबक रख दीजिए, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। हाँ, ये अलग बात है, उल्टा साइड में रख देंगे तो विकर्षित करता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट का बात हो रहा, ठीक है।
थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा आकर्षक होगा, है ना, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है ना। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस लाइन को दोबारा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा 10 सेकंड का डबल टैप करके, है ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसको न्यूमेरिकल तरीका से समझा जाता है ना, लेकिन बहुत फायदा होगा ये जो हम लाइन बोले हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 33। ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की एक पद्धति है जिसे किसने शुरू किया था। ठीक है, ई समीक्षा किसने शुरू किया था, बताइए। ई समीक्षा किसने शुरू किया था? तो ई समीक्षा जो है वो भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। ठीक है, इंडियन रेलवे ने शुरू किया था। भारतीय रेलवे ने रेल बजट प्रस्तावों को चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से ई समीक्षा नाम एक ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली शुरू की थी। बजट से संबंधित परियोजनाओं के अलावा ई समीक्षा का आधारभूत संरचना, लक्ष्य और बोर्ड मीटिंग फॉलोअप की निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इतना सब चीज करता है रेलवे, लेकिन फिर भी कहता है घाटा में है ना। इतना इतना वेटिंग में टिकट होता है, फिर भी कहता है घाटा में है। लोग निकम्मा, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर ही निकम्मा है, क्या बोल रहे, सॉरी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है? ठीक है, ये कथन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है जो निजीकरण की संभावित आलोचना है? निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, आलोचना मतलब कौन आलोचना आपको लग रहा है निजीकरण का? ठीक है, बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवीनता में कमी, अरे यार इसको बिना ये करने पड़ जाता है। हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच,